प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की बात में आज फिर आपका स्वागत है। और आज मैं बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की पाठ्यचर्या का ब्यौरा लेकर उपस्थित हूँ। मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि बीए द्वितीय वर्ष में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कविता को पढ़ाया जाता है। कविता में भी आधुनिक हिंदी काव्य को, और द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत गद्य साहित्य को पढ़ाया जाता है। गद्य साहित्य में भी कथा साहित्य को, कथा साहित्य को पढ़ाए जाने के कारण इस प्रश्न पत्र का नाम है, शीर्षक है हिंदी कथा साहित्य। कथा साहित्य कहने से किसका बोध होता है, किन विधाओं का बोध होता है, यह विचारणीय है। आप में से कुछ विद्यार्थी इस तथ्य से भिज्ञ भी होंगे। कथा साहित्य के अंतर्गत कहानी एवं उपन्यास विधाओं को ग्रहण किया जाता है। इसीलिए इस प्रश्न पत्र में आपको कहानियों के साथ साथ उपन्यास भी पढ़ाए जाते हैं। इस प्रश्न पत्र को दो खंडों में बांटा गया है, यानी इस प्रश्न पत्र की पाठ्यचर्या को दो हिस्सों में विभक्त किया गया है। पहला कहानी और दूसरा खंड है उपन्यास। कहानी के अंतर्गत निम्नलिखित 7 कहानियों को रखा गया है, जिनमें पहली कहानी है प्रेमचंद की कफन, दूसरी प्रसाद की गुंडा, तीसरी मन्नू भंडारी की यही सच है, चौथी भीष्म साहनी की चीफ की दावत, पांचवी कहानी बड़ी चर्चित कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, जिस पर फिल्म भी बनी थी कभी, शैलेंद्र ने जिस पर फिल्म बनाई थी, और रेणु जी ने स्वयं साक्षात उपस्थित होकर जिसके ड्राफ्ट से लेकर, जिसके अभिनय से लेकर सबको बड़ी बारीकी से देखा था और परिष्करण भी किया था। छठी कहानी है राजा निर्वंशिया, जिसके कहानीकार हैं कमलेश्वर, और अंतिम और 7वीं कहानी है इस पाठ्यचर्या की 25 चौका 150, जिसके रचनाकार हैं दलित साहित्य के पुरोधा लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। उपन्यासों के अंतर्गत आप 2 उपन्यास पढ़ेंगे, श्री लाल शुक्ल का राग दरबारी और भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा। राग दरबारी व्यंग्यपरक उपन्यास है और चित्रलेखा उपन्यास में इस तथ्य पर गहन चिंतन मनन किया गया है कि पाप क्या है, पुण्य क्या है। इस पहेली को सुलझाने के लिए एक रोचक कथानक गढ़ा गया है
और इसमें भगवती चरण वर्मा ने एक निष्कर्षात्मक समाहार इसका प्रस्तुत किया है कि इस दुनिया में ना तो कुछ पाप है ना पुण्य है, यह विविध दृष्टिकोणों की का प्रतिफलन है। यही आप इसमें पढ़ेंगे। यह थी आपकी पाठ्यचर्या इस प्रश्न पत्र की। अब मैं आपको कुछ उपयोगी पुस्तकों के नाम बता रहा हूँ जो सहायक ग्रंथ के रूप में या सहायक पुस्तक के रूप में या संदर्भ ग्रंथ के रूप में आपकी मदद करेंगे। इन पुस्तकों को जो मैंने आपको बताया था कि ये 7 कहानियाँ हैं, कविता की तरह इन कहानियों के भी बहुत सारे संकलन बाज़ार में उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी पुस्तक आप बाज़ार से ले सकते हैं जो उपलब्ध हो, लाइब्रेरी में अपनी देख सकते हैं। यदि ना मिले तो विभिन्न जगहों से इन कहानियों का विभिन्न स्तर की पुस्तकों में ये कहानियाँ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी और ऐसी स्थिति वैसे नहीं आएगी। बाज़ार में बहुत सारे संकलन जैसे मैंने कहा है आप ले सकते हैं। उपन्यास, दोनों उपन्यास भी विभिन्न प्रकाशकों के द्वारा छापे गए हैं और आप बाज़ार में देख सकते हैं, उपलब्ध हो जाएंगे। अब मैं सहायक पुस्तकों के नाम आपको बता रहा हूँ, चाहे तो नोट कर लीजिए। इन सहायक ग्रंथों को ये मत मानिए कि यही ग्रंथ उपलब्ध हैं इन विषयों को लेकर या इन संदर्भों को लेकर। मैंने ये पुस्तकें इसलिए आपको सुझाई हैं या सुझा रहा हूँ कि ये आपके स्तर की हैं और आसानी से समझ में आ जाएंगी, बहुत पेचोखम में नहीं फंसाती हैं, सीधे सीधे बात कहती हैं और आपके बेस को मजबूत करती हैं, आपके सूझ और बोध पर धार लगाने का काम करेंगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। पहली पुस्तक है हिंदी कहानी प्रक्रिया और पाठ, लेखक हैं सुरेंद्र चौधरी, प्रकाशक हैं राधा कृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली। दूसरी पुस्तक है आज की हिंदी कहानी, डॉक्टर धनंजय, अभिव्यक्ति प्रकाशन, इलाहाबाद से छपी है। तीसरी पुस्तक है उपन्यास कला के तत्व, श्री नारायण अग्निहोत्री, हिमालय पॉकेट बुक्स से आई है, नई दिल्ली से। और चौथी पुस्तक है हिंदी उपन्यास एवं यथार्थवाद, और इस पुस्तक के लेखक हैं त्रिभुवन जी, प्रोफेसर त्रिभुवन, जो काशी विद्यापीठ में कुलपति भी रहे। इस पुस्तक के प्रकाशक हैं हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी। इसके अलावा भी आप कुछ पुस्तकें देख सकते हैं। इंद्रनाथ मदान की पुस्तक है आधुनिक हिंदी कहानी को लेकर। प्रेम नारायण टंडन की पुस्तक है उपन्यास को लेकर। प्रोफेसर मधुरेश की पुस्तकें हैं हिंदी कहानी को लेकर, हिंदी उपन्यास को लेकर, जिनमें बड़ी सलीके से हिंदी कहानी और उपन्यास के विकास को समझाया गया है। तो आप इन पुस्तकों को देख सकते हैं। और इसके अलावा आपको डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास है, विद्यार्थी संस्करण, उसको भी देखना चाहिए, जिससे आप हिंदी कहानी की स्थिति को समझ सकते हैं या समझने में वो इतिहास भी आपकी मदद करता है। अब मैं
आपसे कुछ बात कर रहा हूं इस प्रश्न पत्र की अंक योजना पर। पहला प्रश्न पत्र कविता की तरह ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित होगा, या वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, यूं कह लीजिए, जो समस्त पाठ्यचर्या पर आधारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है, और इस प्रकार कुल 10 अंक निर्धारित है। 1 अंक के लिए 10 अंक नहीं, बल्कि पूरे प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। 1 गुणा 10 बराबर 10। स्पष्ट हो गया ना? दूसरा प्रश्न या दूसरे प्रश्न के लिए भी 10 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक मिलेगा। 2 गुणा 5 बराबर 10। पहली इकाई के अंतर्गत निर्धारित उपन्यासों की व्याख्या से संबंधित ये प्रश्न होगा, जिसमें निर्धारित उपन्यास कौन कौन से हैं, चित्रलेखा और राग दरबारी, इनके गद्यांशों पर आधारित व्याख्याएं पूछी जाएंगी। इकाई 2 के अंतर्गत निर्धारित कहानियों से व्याख्याएं पूछी जाएंगी। निर्धारित कहानी यानी आपके पाठ्यक्रम में जो 7 कहानियां निर्धारित की गई हैं, कफन, गुंडा, यही सच है, चीफ की दावत, मारे गए गुलफाम और तीसरी कसम, राजा निर्वंशिया, 25 चौका 150, यानी इनके गद्यांशों पर, चुनिंदा गद्यांशों पर व्याख्या करनी होगी। और इसके लिए 2 गुणा 4 बराबर 8 अंक, यानी 8 अंक की व्याख्या आपको करनी होगी। उपन्यासों के लिए 8 अंक और कहानियों की व्याख्या के लिए भी 8 अंक निर्धारित होंगे। आप सलीके से, अच्छे से लेखक का नाम, कृति का नाम, थोड़ा प्रसंग यानी पूर्वापर संबंध, गद्यांश कहाँ से है, कहाँ से लिया गया है, उसका तारतम्य स्पष्ट करते हुए कि उपन्यास में वो कहाँ पर है, उससे पहले क्या कहा गया है, बाद में क्या कहा गया है। यदि इस श्रृंखला को आप जोड़ने में कामयाब रहेंगे और थोड़ा भाषा पर, शैली पर, उसमें कही गई कोई रहस्य है, कोई गूढ़ है, कोई प्रेरणा है, कोई मूल्य है, यदि आप इसको स्पष्ट कर सकते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। इकाई 3 के अंतर्गत उपन्यासों पर आधारित आलोचनात्मक प्रश्न 1 पूछा जाएगा। 2 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से 1 आपको करना होगा, और इसके लिए 7 अंक निर्धारित रहेगा। और इकाई 4 में कहानियों पर आधारित, यानी 7 कहानियों में से किसी कहानी पर 1 प्रश्न पूछा जाएगा आलोचनात्मक। इस इकाई में भी 2 प्रश्न आपको मिलेंगे, प्रश्न पत्र में रहेंगे, और आप उनमें से कोई 1 प्रश्न कर सकते हैं, और उसके लिए भी 7 अंक पूर्णांक के रूप में रहेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पहला 10 का, दूसरा 10 का, तीसरा 8, फिर चौथा 8, पांचवा 7, फिर छठा 7, यानी जो मैंने बताया है प्रश्न इसी रूप में पूछे जाएंगे। प्रश्नों की प्रकृति यही होगी, और इसको हम जोड़ के देख लेते हैं कहीं कम तो नहीं हो रहा है। आप भी जोड़िए। 10 + 10 + 8 + 8 + 7 + 7 बराबर 50। हाँ, मेरा तो 50 हो गया भाई, देख लीजिएगा। तो
ये था आपका द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम। अब मैंने आपको पहले प्रश्न पत्र और दूसरे प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, उपयोगी पुस्तकें, अंक योजना, इन सबको स्पष्ट कर दिया है कक्षा में। आप इसको अपनी डायरी में, अपनी कॉपी में कहीं अंकित कर लें और बार बार इसको देखें। जब भी मौका मिले तो पाठ्यक्रम को एक सरसरी निगाह से आप देख जाएं। आप खाली बैठे हों, कोई काम ना हो, तो भी आप इस पाठ्यचर्या पर एक सरसरी नज़र डाल लें। 2-4 बार जब आप सरसरी नज़र डाल लेंगे तो पाठ्यक्रम आपके मन में बैठ जाएगा और फिर आप इस पाठ्यचर्या को लेकर सोचना प्रारंभ कर देंगे। और आपको कहीं अखबार में, कहीं किसी पत्रिका में, कहीं किसी टीवी चैनल पर, कहीं पर भी आपकी पाठ्यचर्या से जुड़ी कोई बात होगी, कोई बहस मुबाहिसा होगा, कोई संवाद होगा, तो आप उसको उससे कोरिलेट कर लेंगे और धीरे 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 आपको एक बोध, एक सूझ पैदा हो जाएगी। और फिर आप अपनी सिलेबस को पढ़ना शुरू करें, टेक्स्ट को पढ़ें। मैं हमेशा आपसे कहूँगा कि आप टेक्स्ट को ज़रूर पढ़ें। अमूमन विद्यार्थी टेक्स्ट को नहीं पढ़ते हैं, वो कुंजी गाइड या गैस पेपर को ले लेते हैं या नोट्स को सीधा पढ़ते हैं। तो भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप टेक्स्ट को ज़रूर पढ़िए। मेरे गुरुवर प्रोफेसर मधुरेश कहा करते थे कि पके माल से पका माल तैयार नहीं किया जाता। यानी जो हम तैयार पढ़ते हैं, रेडीमेड पढ़ते हैं, उस रेडीमेड से हमारा काम नहीं चलेगा। हम नंबर ले आएंगे, लेकिन जिस तरह का आज का माहौल है, प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर है, उसमें आप फेल हो जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप टेक्स्ट को ज़रूर पढ़िए, उपन्यासों को पढ़िए, कहानियों को पढ़िए और जहां आपको अपील करे, जो आपको प्रभावित करे, उसको आप अंडरलाइन करिए और फिर उसको बार बार पढ़िए। जहाँ पर कहीं कोई सूक्ति होती है, कोई नैतिकता की बात होती है, कहीं मूल्य की बात होती है, कहीं सैद्धांतिकी आती है, उन्हीं को अमूमन व्याख्या के लिए पूछा जाता है। आपकी नज़र को, आपकी नज़रिए को जांचने के लिए, बाँचने के लिए ऐसा किया जाता है। तो आप मेरी इन सलाहियतों पर ध्यान देंगे और आप इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ये आपके लिए उपयोगी होगा। मैं आपकी मंगल कामना की बात करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि पठन पाठन में आपकी रुचि बढ़े, आपकी गति बढ़े। शुभमस्तु। धन्यवाद।